जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो आज का विषय है वो है कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 का पेज नंबर 5। इस पर हमारा जो लेसन है लेसन 2 यानी सेकंड लेसन है हमारा। तो सेकंड लेसन का नाम हमारा जो हमने बताया था, इसमें सेकंड लेसन है कक्षा 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। यानी पौधे कौन से हैं? पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे, उनमें कौन सी प्रक्रिया होनी है? लैंगिक जनन की। आपको पता है पौधे जो हैं अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, पुष्पों में जो लैंगिक जनन होगा वो कैसे होगा। यानी जो पौधे हैं वे जो प्रजनन करते हैं पुष्पों के द्वारा करते हैं। कुछ पौधे तो अपनी शाखाओं के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्पों के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, तो पुष्पों के द्वारा क्यों करते हैं? क्योंकि पौधों के जो जनन अंग हैं वो पुष्प होते हैं, यानी फूल होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें फूलों के द्वारा यानी फ्लावर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होता है? फ्लावर के द्वारा। तो ऐसे प्लांट्स को हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। यानी वे पौधे जिनमें क्या बनते हैं? सबसे पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट्स बनता है, और फिर सीड्स बनते हैं। सीड्स मतलब बीज बनते हैं। तो ऐसे पौधे कौन से पौधे कहलाते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाते हैं। यानी कैसे पौधे? पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे बोलते हैं हम उन्हें। तो विद्यार्थियों, हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि पौधे के अंदर जो जनन अंग होते हैं सबसे पहले हम उन्हीं का अध्ययन करते थे। हमने उसमें बताया था आपको पुष्प जो होते हैं, यानी पौधे, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो केवल यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखो प्लांट्स जो फ्लावरिंग है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन से? एक तो होते हैं कौन से? देखिए, यानी यूनिसेलुलर, यानी एक लिंगी, और दूसरे होते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी होते हैं, यानी इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, देखिए पुष्प की संरचना को समझना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर पुष्प की संरचना को आप समझेंगे। देखिए, हम आपके सामने एक जो है चित्र प्रस्तुत करेंगे, तो सभी विद्यार्थी देखेंगे। ये हमारा आवर्तबीजी पुष्प है, यानी एंजियोस्पर्मिक पौधे का फूल है। इस फूल में हम देखते हैं, यानी पुष्प कैसा है, ये किस तरीके का पुष्प है? ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों की उपस्थिति है। जो मिडिल पार्ट है, यानी बीच वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट हमारा कहलाएगा स्त्री केसर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर इसलिए बोला क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, मादा भाग है। इसमें ही मादा युग्मक, ये देखिए आप देख सकते हैं बीच में, ये मादा युग्मक है भाई। क्योंकि जो पुष्प जब मतलब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो वह प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मकों के द्वारा जनन की क्रिया होती है। युग्मक कहाँ बनेंगे? पुष्प के नर भाग में तो बनेंगे नर युग्मक, और मादा मतलब जो नर भाग है ये बराबर में निकले हुए, इनमें नर युग्मक बनेंगे, और जो मध्य का पार्ट होता है यानी मिडिल पार्ट होता है, इसमें मादा युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मकों के आपस में संयोग से क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। वही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसके पार्ट हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, तो यहाँ भी आप बड़ी गंभीरता से देखेंगे। देखिए, ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं मादा भाग, यानी इसको स्त्री केसर बोलेंगे, और ये जो बराबर में निकले हुए हैं ये बोलेंगे इनको हम पुंकेसर। देखिए, इसमें तो बीच में बनते हैं मादा युग्मक, क्योंकि ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय भाग में ही क्या बनते हैं? अंडक बनते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्या? ओवम। अब ये जो ऊपर इधर निकले हुए हैं बराबर में, ये जो नर युग्मक है, इनके ऊपर पराग कोश है, क्योंकि पुंकेसर की जो सिरे पर होता है फूला हुआ भाग,
इसे बोलते हैं परागकोश। इसमें छोटे छोटे नर युग्मक काफ़ी माइक्रो पार्ट होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं इसके, ये मादा यानी नर युग्मक कहलाएंगे। और ये जो निकली हुई है ये रंगीन पत्तियाँ होती हैं जो रेड येलो मतलब किसी भी कलर की हो सकती हैं। और सबसे जो एक्सटर्नल होता है इसमें ये होता है सेपल। सेपल मतलब बाह्य दलपुंज होती है, ये ग्रीन कलर की होती हैं, हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं फूल के बाहर की ओर। तो ये तो हुई हमारी फ्लावर की संरचना। तो हमने यहाँ पे बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संयोग से क्या होगा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव होगी। इस प्रक्रिया को हम अब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है इसमें कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को भी हम समझेंगे। देखिए हम नोट्स में समझा रहे हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसा कि सभी विद्यार्थियों ने अभी चित्र में समझा है, उसी चित्र के को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे ताकि हम और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें और ताकि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप गंभीरता से समझोगे, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के इसको समझोगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कभी नहीं भूलेंगे और जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं उनको तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारा जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको। तो देखिए आवर्तबीजी पुष्प की संरचना। आवर्तबीजी पुष्प का चित्र आपने देखा है, हमने बताया था आवर्तबीजी पुष्प वे पुष्प होते हैं, ठीक है, जो जिनमें क्या बनते हैं, फल बनते हैं और फिर फल से बीज बनते हैं। अब देखिए सामान्यतः एक पुष्पीय कलिका से विकसित होती है। कौन? पुष्प की संरचना यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कलिका बनती है सिरे पर, और सिरे पर कलिका बनती है, उसी से पुष्प बनता है। फिर देखिए कुछ विशिष्ट स्थानों पर उपस्थित कलिकाएं यानी परोज जो होते हैं, जो भूमि से बाहर भाग होते हैं, जो वायु में भाग होते हैं। तो देखिए पौधे के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए हम आपको यहाँ बताएंगे। ये कोई प्लांट्स है, ये कोई प्लांट्स है, ये अर्थ है यानी भूमि है, भूमि के नीचे की साइड में रूट निकली हुई है इसमें से। तो हम क्या देखेंगे इसमें से, ये तो रूट वाला पार्ट हो गया, यानी मूल होगी। और ये वाला भाग जो होता है वायुव्य होता है, मतलब जो वायु में होता है, अर्थ से ऊपर होता है, इसे हम बोलते हैं प्रो। तो प्रो वाला भाग होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, यानी प्रो पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर, यानी कुछ विशिष्ट का मतलब होता है विशेष स्थानों पर उपस्थित कलिकाएं, यानी कलिकाएं होती है जहाँ से मैंने बताया था आपको, ये कोशिकाएं होती है जहाँ से नई पत्तियाँ या नई फूल निकलते हैं, वे वाली कलिकाएं कहलाती है। एक पूर्ण पुष्प को मुख्य रूप से निम्न 4 मतलब पूर्ण पुष्प में विकसित हो जाती हैं। यदि हम बात करते हैं कि एक पूर्ण पुष्प को मुख्य रूप से कितने चक्रों में विभाजित किया जाता है, 4 चक्र होते हैं और 2 भाग होते हैं। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं 4 चक्र। सबसे पहला जो चक्र होता है सबसे बाहर का होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, बाह्य दलपुंज होते हैं, यानी बाह्य दल होते हैं। नंबर सेकंड जो होता है वो होता है दलपुंज। जो रंगीन पत्तियाँ होती हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हरे रंग की होती हैं, ये रंगीन कलर की होती हैं। और जो थर्ड होता है साइकिल इसका, ये होता है यानी पुमंग। पुमंग यानी ये नर भाग होता है। और जो नंबर 4 होता है वो आप देखेंगे यहाँ, ये होता है जायान, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मादा भाग बोलते हैं, ये मादा भाग होता है। यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल बीच में होता है, यानी सेंटर में होता है, सेंटर में होता है ये। तो यदि हम बात करें, देखिए ये दोनों पार्ट तो बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। भाग की बात करते हैं, ये 4 चक्र हो गए। तो भाग की बात करें तो 2 भाग ये तो केवल ये जनन में कोई भाग नहीं सहायता नहीं करते हैं, मतलब ये जनन में कोई भी भूमिका नहीं निभाते, केवल कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि वे जनन की क्रिया को कराएं। तो ये तो कहलाएंगे सहायक अंग, ये केवल सहायता करते हैं। तो ये तो सहायक अंग हो गई। और ये जो नर और मादा वाला भाग है, ये वाला, ये दोनों के दोनों भाग लेते हैं, भूमिका निभाते हैं किसमें, जनन की प्रक्रिया में। तो ये कैसे भाग कहलाएंगे, ये जनन अंग कहलाएंगे। कैसे अंग, जनन अंग। सहायक अंग और जनन अंग यानी 2 भाग हो गए, एक तो सहायक अंग वाला और दूसरा जनन अंग वाला। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हुए देखिए, हमने कहा 2 भागों में विभक्त किया और 4 चक्रों में। प्रथम चक्र की बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, तो इसे कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैलिक्स क्या होता है, ये है पुष्प की परिधि पर, परिधि मतलब किनारे पर
उसके बाह्य दलों से मिलकर निर्मित होती है। सबसे बाहर की तरफ जो बाह्य पत्ती होती है, दल होती है, जो पत्ती होती है, सबसे बाहर की ओर जो पत्ती होती है उससे मिलकर बना होता है। ये हरे कलर का होता है। अब द्वितीय चक्र की बात करते हैं। द्वितीय चक्र हमारा क्या होता है, देखिए ये इससे अंदर की साइड होता है। रंगीन पत्तियों का आपने देखा होगा, फूल में जो रंगीन पत्तियां होती है वो ये होती हैं दूसरे चक्र की निशानी है। देखिए यह परिधि से केंद्र की ओर थोड़ा किनारे से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, केंद्र की ओर अनेक दलों यानी रंगीन पत्तियों से मिलकर के बनी होती है यानी निर्मित होता है, तो इसे बोलते हैं दलपुंज। अब तृतीय चक्र की बात करते हैं पुमंग की, जो कि नर भाग होते हैं। ये जननांग भी कहलाएंगे, नर जननांग। यह नर जननांग है, इसे पुंकेसर होते हैं, यानी इसमें पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर मतलब इसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं जो नर युग्मक होते हैं। यदि हम बात करते हैं चतुर्थ चक्र की तो इसे स्त्रीकेसर बोलेंगे। यह मादा जननांग है, ये बिल्कुल बीच में होता है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्रीकेसर होते हैं। मैंने आपको चित्र में दिखाए थे, एक तीन उसमें 6 थे कि मैंने कहा था ये मादा युग्मक है। तो यदि हम भाग की बात करते हैं तो 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग की बात कर रहे हैं, पुष्प 2 भागों में सहायक चक्र के अंतर्गत बाह्य दलपुंज यानी 2 भागों में बटा हुआ होता है। सहायक चक्र के अंतर्गत शुरू में हमने जो बताया था सहायक अंग, उसके अंतर्गत बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो हमने बताए थे, जो दोनों बाहर की तरफ होते हैं यानी हरी पत्तियां और रंगीन पत्तियां। यदि हम दूसरे भाग की बात करते हैं फूल के अंदर, तो द्वितीय भाग क्या होता है, देखिए इसमें दोनों जननांग आएंगे, नर और मादा। यानी ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों भाग आएंगे, नर और मादा दोनों में ही युग्मक बनते हैं, तो दोनों ही सहायता करते हैं किसमें, जनन में, यानी दोनों के द्वारा ही जनन की क्रिया संभव होती है। देखिए ये मुख्य जनन भाग होते हैं किसके, पुष्प के मादा वाले। इसके अंतर्गत पुंमंग व जायांग सम्मिलित होते हैं, ये प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक चित्र समझेंगे। देखिए ये जो है सभी देखेंगे, तो ये जो सहायक भाग है, हमने कहा जो 2 भाग बनेंगे, नंबर फर्स्ट सहायक भाग और नंबर सेकंड जनन भाग। ठीक है, तो जो सहायक भाग है इसे समझेंगे। सहायक भाग में हमने 2 संरचनाएं बताई बाहर वाली, एक तो बाह्य दलपुंज जो हरे रंग की होती है, प्रथम चक्र के अंतर्गत आएंगी। दूसरा हमने बताया दलपुंज जो रंगीन है, ये द्वितीय चक्र के अंतर्गत आएंगी। ये तो सहायक भाग के 2 चक्र हो गए। यदि हम बात करें नंबर 2 की, जनन भाग की, तो इसमें क्या करेंगे हम, पुमंग जो होते हैं ये नर जननांग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर नर युग्मक बनेंगे, ये तृतीय चक्र के अंतर्गत आएगा। इसमें नर युग्मक बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मक को परागकण कहेंगे। अब स्त्री केसर आता है चतुर्थ चक्र में, तो ये मादा भाग है, चतुर्थ चक्र कहलाएगा, और ये मादा युग्मक इसमें बनते हैं। मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं, अंडप बोलते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पुष्प के विभिन्न अंगों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो पुष्प के विभिन्न अंग हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे यदि वीडियो को समझेंगे, वीडियो को समझने के साथ साथ अपने नोट्स को अपने सामने खोलेंगे तो ये समझ में तभी आएगा। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। बहुत विद्यार्थी हैं ऐसे जो हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी से अपने सहयोगी विद्यार्थियों के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब देखिए पुष्प के विभिन्न अंग होते हैं, जो ये तो फूल के अंदर के भाग हो गए जो फूल से ही जुड़े हुए हैं। अब इससे अलग भी जो जिनको मतलब पढ़ाया जाता है, देखिए पुष्प के विभिन्न अंग, सभी पुष्पों की मूल संरचना समान होती है, मतलब देखने में सभी पुष्प एक जैसे से ही होते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके दूसरे अन्य भाग की, तो पुष्पवरंत होता है। देखिए नाम से ही पता चला है पुष्पावरंत, यानी पुष्प का वरंत, वरंत होता है तना, यानी पुष्प की टहनी, वह टहनी जिस पर पुष्प लगा रहता है वो क्या कहलाती है, पुष्प का वरंत कहलाएगा। पुष्प का वह डंठल, डंठल भी बोल सकते हैं, जिससे वह तने या शाखा से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, पुष्पवरंत बोलते हैं। तो ये बात समझ में। अब देखिए पुष्पासन, पुष्प आसन, पुष्प जिस पर आसीन है यानी पुष्प जिस पर विद्यमान है उसे बोलेंगे फूले हुए भाग को पुष्पासन। देखिए पुष्पवरंत का अग्रस्त भाग जो चौड़ा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पर पुष्पांग, पुष्पांग मतलब पुष्प के सभी अंग, हमने बताया आपको 4 चक्र हैं, वे पुष्प अंग जो है, पुष्प के जो अंग हैं यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग, ये सारे के सारे क्या है, पुष्प के अंग हैं, चक्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था, देखिए बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परिदलपुंज, पुमंग और जायांग, इन सभी के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। तो इन सभी को समझेंगे। यदि हम बात करते हैं दलपुंज की या पुमंग की बात करते हैं, देखिए ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये तो अलग चीज़ें हैं, बाहर की साइड है। पुमंग की बात करते हैं तो पुमंग के कितने भाग होते हैं, देखिए पुमंग 3 भागों में यानी पुंकेसर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला भाग तो है लंबा तंतु यानी पुष्प
में जो पुमंग होता है उसका जो तंतु होता है उसे बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। देखिए ये हमारा जो हमने आपको शेयर कर रखा है, ये हमारा चित्र है पुंकेसर का यानी पुमंग का। देखिए इसमें एक तो तंतु है, इसको तो बोलते हैं पुतंतु, ये वाला जो है, और ये जो वाला भाग है फूला हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे परागकण निर्मित होते हैं, छोटे छोटे बिंदियों के रूप में, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बिंदीदार परागकण होते हैं, ठीक है, वे इसके अंदर बनते हैं, इसलिए इसे परागकोश बोलते हैं, फूले हुए भाग को, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं पुतंतु, क्योंकि ये तंतु है, तंतु के समान है, और जिस पर ये लगा रहता है, जहाँ पर ये फूल से टच रहता है, उसे बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं। तो अब देखिए हमने कहा पुतंतु होता है लंबा, और दूसरा परागकोश, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये परागकोश है ये, और ये है योजी, यानी परागकोश को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, परागकोश, ठीक है। तो ये परागकोश लिखा गया है। तो देखिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जायांग की। तो जायांग के भी 3 भाग होते हैं। जायांग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये मादा भाग होता है, इसमें मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग तो होता है अंडाशय, ऊपर का जो बीच का भाग होता है उसे बोलते हैं वर्तिका, और ये होता है वर्तिकाग्र। तो हम चित्र में आपको समझाएंगे। देखिए ये हमारा चित्र है, ये आपका जायांग का चित्र है। तो इसमें हम देखेंगे, ये तो पुष्पासन हो गया, जो हमने पीछे बताया था आपको, पुष्पासन है। बड़ा करके देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा चित्र है, ये तो पुष्पासन हो गया। ये नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय हो गया, जिसे हम बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी, यानी अंडाशय, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंडाशय हो गया। फिर दूसरा होगा स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वर्तिका, यानी वर्तिका, और ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिका के ऊपर का, यानी अग्र का जो भाग होता है, वर्तिका के आगे है ना, तो इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र, क्योंकि वर्तिका के अग्र भाग पर स्थित है, तो इसलिए इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो हो गए पुष्प के सभी भाग, यानी पुष्प में नर जननांग को हम क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे, और मादा जननांग को क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। पुष्प यानी नरी जो जननांग है यानी पुमंग भी 3 भागों का बना होता है। कौन कौन से? परागकोश, पुतंतु और योजी। और जो आपका जो जायांग होता है ये भी 3 भागों का बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो आगे का पॉइंट है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर यहाँ पर हम समझने के लिए बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन हमारा क्या है? पुंकेसर, पुंकेसर की बात करते हैं। पुंकेसर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी क्या होती है? लघु बीजाणु जनन क्या होती है? ठीक है, लघु बीजाणु क्या होते हैं, या लघु युग्मक जनन का अध्ययन कीजिए, यानी इन सभी के बारे में हमें डिटेल में समझाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन देख करके हमें घबराना नहीं है। देखिए इसमें हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना है तो ये एक ही नर भाग से जुड़े हुए संरचनाएं हैं। जो पुष्प का जो नर भाग है, जिसे हम बोलते हैं पुमंग, पुमंग को हम पुंकेसर भी बोल सकते हैं। तो पुंकेसर से जुड़े हुए भाग है। यदि हम बात करें पुमंग की, तो ये पुंकेसर है, पुंकेसर के बारे में बताना है। फिर जो ऊपर फूला हुआ भाग है, जिसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ध्यान रखने की बातें हैं ये। देखिए क्या बात है, ये हम इसमें समझाएंगे। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस लेसन में या कहीं भी, पूरी बायोलॉजी में, ऑल बायोलॉजी इसका क्या करती है? इसका पालन करती है, इस रूल का। जितने भी जो मेल गैमेट होते हैं वे कैसे होते हैं? लघु होते हैं। लघु मतलब छोटे होते हैं, मतलब माइक्रो होते हैं, ठीक है भाई। ये तो माइक्रो होते हैं, यानी माइक्रो गैमेट होंगे। समझ में आई बात? और सेकंड बात आपकी ये है कि जो फीमेल गैमेट होते हैं वे हमेशा गुरु होते हैं। गुरु मतलब बड़े, आकार में बड़े होते हैं, इसको बोलते हैं यानी मेगा। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये मेगा गैमेट कहलाएंगे।
ठीक है, तो ये बात कभी भी मत भूलना। तो इतनी बात समझने के बाद आपके दिमाग में आ गई होगी। देखिए लघु बीजाणु जनन, लघु मतलब छोटे बीजाणु किसके हैं, नर के हैं, यानी नर युग्मक की बात आ रही है। तो लघु बीजाणु धानी जिसके अंदर छोटे युग्मक बनते हैं, जो कि हमने चित्र में बताया था परागकोश, ये उसके बारे में बताना है। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का जनन, जनन क्या होता है, संख्या में वृद्धि, लघु बीजाणुओं की संख्या में वृद्धि होने की ये प्रक्रिया है। कैसे बनेंगे वे, यानी नर युग्मक कैसे बनेंगे, ये उसकी प्रक्रिया है। लघु बीजाणु मतलब नर युग्मक के बारे में बताना है, वो छोटी संरचना के बारे में। एवं लघु युग्मक जनन का अध्ययन कीजिए, यानी लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया बतानी है हमें, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए हम इसमें से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। देखिए ये जो हम बताने वाले हैं ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको अभी बताया कुछ टाइम पहले, वही चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। देखिए आवर्तबीजी पौधों के पुष्पों में पुंकेसर नर जननांग है। नर जननांग दो शब्दों से मिलकर बना है, जनन अंग। तो आवर्तबीजी पौधे कौन से हुए, पुष्पी पौधे जिनमें बीज बनते हैं, तो वे आवर्तबीजी पौधे हुए। तो ऐसे पौधों में ही तो पढ़ रहे हैं, हमारा लेसन भी तो यही है ना, आवर्तबीजी पौधों में जनन ही तो पढ़ रहे हैं हम। कौन सा जनन होगा, अब आपको पता है पुष्पी पौधे हैं तो लैंगिक जनन होगा, क्योंकि पुष्पों में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, दोनों युग्मक बनते हैं। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं पुंकेसर नर जननांग, ये बात बता दी, सिंपल सी बात है, साधारण सामान्य जानकारी के लिए। प्रत्येक पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, अभी बताए थे आपको, परागकोश, पुतंतु और योजी, संयोजी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना। पुंकेसर में परागकण लघु बीजाणु निर्मित करते हैं। यदि हम पुंकेसर में बात करें तो पुंकेसर में क्या बनते हैं, ये यहाँ पर परागकण जो हैं, या परागकण कई नाम लघु बीजाणु है, क्योंकि परागकण कौन है, नरयुग्मक हैं, जो छोटे आकार के हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। हमने कहा था लघु बीजाणु धानी में बनेंगे, तो छोटे बीजाणु होने के कारण परागकणों को लघु बीजाणु भी कहेंगे। अभी आधी बात करते हैं। परागकोश में प्राय 2 पालियां होती हैं। परागकोश आपको मैं दिखा दूं, ये परागकोश है भाई, इसमें 2 पालियां हैं, एक तो ये अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। डायग्राम में जो दिखाया हुआ है, वैसे ऐसे नहीं होते, ये सीधे होते हैं खड़े, ठीक है, चूंकि डायग्राम ये ऐसे बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है होता, ये सीधे होते हैं, जैसे कि चित्र में आपने देखे थे। 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो ऐसे एक पाली तो यह हो गई और दूसरी पाली ये हो गई, तो इसी तरह कितने पालियां हैं, पालियां तो है 1 और 1 2, और कोष्ठक कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इन चारों कोष्ठकों के अंदर ये खोखली कुआं है नीचे गहराई में, जैसे कुआं होता है ऐसे, इसके अंदर छोटे छोटे परागकण बनते हैं, यानी लघु बीजाणु बनते हैं, इसी के अंदर बनते हैं। अब देखिए लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। परागकोश में प्राय 2 पालियां होती हैं, ये पालियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यहाँ देखिए जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जो हमने बता दी, एक पाली के अंदर कितने प्रकोष्ठ हैं, 2 प्रकोष्ठ हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी इन कोष्ठकों को ही क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कितनी लघु बीजाणुधानी होती है, 4 लघु बीजाणुधानी होती है। तो इसलिए विद्यार्थियों घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें, हमें जितना सहयोग करोगे, हमारी हर वीडियो को आप समय समय के अनुसार देखेंगे, तो निश्चित रूप से यानी स्वाभाविक रूप से आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लघु यानी परागधानी या लघु बीजाणुधानी। परागधानी इसलिए बोला क्योंकि परागकण, क्योंकि मैंने बताया नर युग्मक को हम 2 नामों से संबोधित कर सकते हैं। पुंकेसर में तो हम बोल सकते हैं, पुंकेसर को पुंग बोलते हैं, पुंकेसर नर भाग है यानी नर अंग है फूल का, उसके अंदर कौन बनते हैं, परागकण। परागकण को हम छोटा होने के कारण लघु बीजाणु भी तो बोल सकते हैं ना। और इसी तरह जो मादा युग्मक होता है उसे क्या बोलते हैं, हम जायांग बोलते हैं, मतलब जो मादा भाग होता है उसे जायांग बोलते हैं। और जो उसके अंदर अंडाशय होता है वो गुरु बीजाणु बोल सकते हैं मादा युग्मक को। ठीक है भाई, तो वो अंडाशय में बनेगा। तो इसी तरह कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ये सिंपल सी बातें हैं। ये पॉइंट हम बताएंगे नई वीडियो में आप लोगों को। वैसे आप लोगों की समझ में आ गया होगा, परागधानी यानी लघु बीजाणुधानी उसे कहेंगे जिसके अंदर लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, उसे परागधानी बोलते हैं। चूँकि ये सारी की सारी जो हमने बताई ऊपर, ये परागधानियाँ ही हैं,
इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ करके देखना, स्वाभाविक रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो नई वीडियो के साथ में आप सभी को दोबारा से मिलेंगे।